रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की है। पुतिन ने पीएम मोदी को सच्चा देशभक्त बताया है। पुतिन ने कहा कि भारत का भविष्य शानदार है और पीएम मोदी की विदेश नीति स्वतंत्र है। पुतिन ने कहा कि मोदी ने भारत के हित में फैसले किए हैं और वो मुश्किलों से निपटने में सक्षम हैं। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की है, पीएम मोदी की विदेश नीति की स्वतंत्रता पर बात की है और ये कहा है कि पीएम मोदी मुश्किलों से निपटने में सक्षम है। ऐसे समय में रूस के राष्ट्रपति की तरफ से ये पीएम मोदी की तारीफ की गई है कि जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और हाल के दिनों में पुतिन के तेवर आक्रामक नजर आए थे। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन के खुद पर डर्टी बम फोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाने के बाद रूस ने इस बार फिर बेहद सनसनीखेज दावा किया है। रूस के सरकारी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से खबर छापी है कि यूक्रेन नकली इस्कंदर एम मिसाइल बनाने में लगा है। इस्कंदर एम मिसाइल रूस की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे उसने जमकर यूक्रेन पर दागा है और अब रूस का कहना है कि यूक्रेन उस मिसाइल का नकली नमूना तैयार करके उसमें घातक परमाणु पदार्थ भरकर उसे अपने ही चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के ऊपर फोड़ने वाला है। रूस के इस दावे ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है क्योंकि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट वो जगह है जहां आज से 36 साल पहले दुनिया का अब तक का सबसे भयानक परमाणु हादसा हुआ था और आज भी वहां से रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। यानी रूस का कहना है कि पुतिन को फंसाने के लिए ज़ेलेंस्की चेर्नोबिल में बहुत ही शातिर परमाणु चाल चलने वाले हैं। उसका दावा है कि यूक्रेन जानबूझकर खुद पर हमला करके उसका ठीकरा रूस पर फोड़कर उसे विलेन बनाने की साजिश बन रहा है और इसके लिए यूक्रेन ने रूस के ही हथियार इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल को अपना हथियार बना लिया है। क्योंकि रूस जंग की शुरुआत से ही अपनी इस्कंदर एम शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन पर आग बरसा रहा है। चाहे आम बम हो या परमाणु बम, इस्कंदर मिसाइल दोनों दागने की ताकत रखती है। और तो और वो एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में भी माहिर है। यानी इस्कंदर मिसाइल रास्ता बदलकर अपने टारगेट को खत्म कर सकती है। वहीं चेर्नोबिल परमाणु प्लांट शुरुआत से ही जंग का हॉटस्पॉट बना हुआ है। यूक्रेन पर हमला करने के पहले ही दिन रूस ने उस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन एक महीने में ही उसे वहां से निकलना पड़ा था। इसलिए रूस का कहना है कि यूक्रेन ने एकदम सोच समझकर ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया है जिस पर किसी को शक ना हो, क्योंकि इस्कंदर मिसाइल भी रूस की ही और चेर्नोबिल प्लांट भी रूस के निशाने पर रहा है। इससे पूरी दुनिया मान लेगी कि रूस ने वाकई अपनी इस्कंदर मिसाइल चेर्नोबिल प्लांट पर दाग दी। खलबली मचा देने वाली यह खबर रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने छापी है। खबर कहती है कि यूक्रेन नकली इस्कंदर एम शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन प्लानिंग सिर्फ इतनी ही नहीं है। कहा गया कि उस मिसाइल में जानलेवा न्यूक्लियर मटेरियल लोड किया जाएगा और फिर परमाणु पदार्थ से लैस उस मिसाइल को चेर्नोबिल प्लांट के ऊपर या तो मार गिराया जाएगा या ब्लास्ट कर दिया जाएगा। और चेर्नोबिल परमाणु प्लांट ऐसा संवेदनशील इलाका है जहां जरा सी ऊंच नीच पूरे यूरोप को मौत की नींद सुला सकती है। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में 1986 में सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद इतना जबरदस्त रेडिएशन फैला कि आज भी वहां जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। वहां से लीक हो रहे परमाणु पदार्थ पर काबू पाने के लिए आज भी प्लांट में काम चल रहा है। ऐसे में अगर वहां कुछ भी हुआ तो यूक्रेन अकेला नहीं भुगतेगा, बल्कि उसकी आंच पूरे यूरोप तक जाएगी। रूस का यह दावा उसी कड़ी का हिस्सा है जिसमें वो यूक्रेन पर अपनी जमीन पर डर्टी बॉम्ब फोड़ने की प्लानिंग का आरोप लगा रहा है, ताकि उसका आरोप रूस पर मर सके। डर्टी बम ऐसा बम होता है जिसमें आम बारूद में रेडियो एक्टिव पाउडर मिला दिया जाता है। इससे जैसे ही बारूद फटता है, जोरदार धमाका आसपास के चप्पे चप्पे में रेडियो एक्टिव पदार्थ फैला देता है। रूस यूक्रेन की इस कथित प्लानिंग की पोल खोलने के लिए दुनिया भर के देशों को फोन मिला रहा है। उसके रक्षा मंत्री भारत, अमेरिका, तुर्की, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे कई देशों के रक्षा मंत्रियों को फोन करके डर्टी बम का जिक्र कर चुके हैं। हालांकि रूस ने न तो तब कोई सबूत पेश किया था और न ही अब। स्पुतनिक न्यूज एजेंसी ने बस एक बेनाम सूत्र के हवाले से खबर छाप डाली, जिसलिए रूस का दावा किसी के भी गले नहीं उतर रहा। लेकिन रूस का कहना है कि उसके सूत्र बता रहे हैं कि यूक्रेन ने डमी इस्कंदर मिसाइल बना भी ली है, जिसे उसकी एयरफोर्स चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के एक्सक्लूजन जोन के ऊपर मार गिराएगी, ताकि पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटा जा सके कि रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला कर दिया है।
और अगर दुनिया ने यूक्रेन पर विश्वास कर लिया तो तीसरा विश्व युद्ध तय है, क्योंकि अमेरिका रूस को बिल्कुल साफ लफ्जों में चेतावनी दे चुका है कि अगर यूक्रेन पर परमाणु बम गिरा तो रूस को उसका खतरनाक अंजाम भुगतना होगा। ऋषि सुनक आज ब्रिटेन के पीएम पद की शपथ लेंगे। इससे एक दिन पहले पीएम मोदी की ऋषि सुनक से बात हुई। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ऋषि सुनक को पीएम बनने पर बधाई दी। दोनों नेताओं के बीच सामरिक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर देने के लिए सहमति बनी। इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ट्वीट करके ऋषि सुनक से बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि ऋषि सुनक से बात करके अच्छा लगा, उन्हें यूके का पीएम बनने पर बधाई दी। हम लोग सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए काम करेंगे। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन यूक्रेन के परमाणु प्लांट में सीक्रेट बम बना रहे हैं, जिसे वो यूक्रेन में तबाही के लिए इस्तेमाल करेंगे। यूक्रेन का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट पुतिन के कब्जे में है और उसकी कोशिश है कि वहां से रूस के सैनिक हट जाएं, क्योंकि उसे डर है कि पुतिन केवल मिसाइलें दागकर और बम बरसाकर नहीं रुकने वाले, वो यूक्रेन में तबाही की हद पार करने के मूड में है, जिसके लिए मिसाइल और दूसरे खतरनाक हथियार काफी नहीं है, क्योंकि 9वें महीने में पहुंच चुकी यूक्रेन जंग का नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। पुतिन ने वहां बर्बादी का खुला खेल तो खेल लिया, लेकिन हार जीत का फैसला नहीं कर पाए, क्योंकि यूक्रेन को दूसरे देशों से हथियार मिलते रहे, जिनकी मदद से उसने कई इलाकों में वापसी की और उन पर दोबारा कब्जे का दावा किया, जिसकी वजह से रूस यूक्रेन के कई इलाकों पर पूरी तरह कब्जा करते करते चूक गया। लेकिन अब खबर है कि वो यूक्रेन में विनाश के लिए सीक्रेट बम बना रहा है, वो भी कहीं और नहीं बल्कि ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में, क्योंकि इस न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का कब्जा है। और यूक्रेन की कंपनी एनर्जी एटम का दावा है कि पुतिन ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में सीक्रेट बम बना रहे हैं, जिसके लिए वो वहां रखी चीजों और रेडियो एक्टिव कचरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे यूक्रेन ने दुनिया को अपना ये डर पहले भी दिखाया है और कहा है कि रूस वहां आतंकी हमले करने का प्लान बना रहा है, जिसके बाद उसने एक बार फिर रूस की नीयत पर उंगली उठाई। इस बार तो उसने ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में चेकिंग की मांग ही कर डाली, क्योंकि वहां कचरे के रूप में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे रूस बम बना सकता है। यूक्रेन की कंपनी एनर्जी एटम ने मांग की कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट का दौरा करें, क्योंकि वो जो कह रहा है उसके सबूत वहां मिल जाएंगे। कंपनी ने यह तक दावा किया कि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन या संयुक्त राष्ट्र के अधिकार ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट समेत उसके कब्जे वाले दूसरे न्यूक्लियर प्लांट में घुसे। एनर्जी एटम की ओर से जानकारी दी गई कि ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में 174 कंटेनर ऐसे हैं जिनमें परमाणु ईंधन भरा है, और अगर इन कंटेनर में विस्फोट हुआ तो 100 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल सकता है, जिससे ऐसी बर्बादी होगी कि निपटना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए यूक्रेन इस बात का पता लगाना चाहता है कि वहां हो क्या रहा है। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, और यूक्रेन जंग के शुरुआती दौर में ही रूस ने उस पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद यूक्रेन ने खूब हाथ पांव मारे, लेकिन रूस के सैनिकों को वहां से नहीं निकाल पाया। ज़ापोरिज़िया में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग भी हुई। कभी रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि वो प्लांट पर बम बरसा रहा है, तो कभी यूक्रेन ने रूस पर। लेकिन वहां जो हालात मार्च में थे वही अक्टूबर में है। रूस की सेना प्लांट के अंदर है और यूक्रेन के कर्मचारी प्लांट की देखरेख कर रहे हैं, और यही बात यूक्रेन को परेशान कर रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि प्लांट में एक ऐसा बम तैयार किया जा रहा है जो किसी खतरनाक परमाणु बम से कम नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद से जुड़ी 2 दिन की महत्वपूर्ण बैठक आज से शुरू होगी। पहले दिन मुंबई में बैठक की जाएगी, जबकि दूसरे दिन दिल्ली में चर्चा होगी। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ही इंग्लैंड की नई सरकार के विदेश मंत्री और सुरक्षा परिषद के मेंबर देशों के नेता शामिल होंगे। इधर हेट स्पीच के एक मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई। उन्हें 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान रामपुर में भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही आजम खान पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट से 3 साल की सजा होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता भी जा सकती है। उधर भोपाल की एक कॉलोनी में गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया। लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन होने लगी, जिससे घबराकर वो घरों से बाहर निकल आए। कुछ लोगों को तो अस्पताल ले जाना पड़ा, जिनसे मिलने मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे। स्थिति नियंत्रण में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बाद में मंत्री ने गैस प्लांट का निरीक्षण भी किया। उधर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान सुबह 11:30 बजे लाहौर के लिबर्टी चौक से हकीकी आजादी मार्च शुरू करेंगे।
इस मार्च में इमरान की पार्टी पीटीआई के हजारों कार्यकर्ता राजधानी इस्लामाबाद के लिए कूच करेंगे। उन्होंने दावा किया कि इस बीच कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने धमकी दी है कि अगर इमरान खान ने आजादी मार्च निकाला तो इस्लामाबाद में सेना को तैनात किया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तानी सेना भी पहले ही ये हिदायत दे चुकी है कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि पाकिस्तान की सरकार ने इमरान के इस आजादी मार्च को रोकने के लिए पूरी तैयारी की है, जिससे वहां बवाल होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान के इस आजादी मार्च का मकसद शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ लोगों का समर्थन जुटाना और संसद भंग करके चुनावों की घोषणा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना है। पाकिस्तान में एक समुंदर आएगा अवाम का चारों तरफ से इस्लामाबाद की तरफ। कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, पुरअमन होगा, फैमिलीज होंगी, लोग होंगे, पाकिस्तान की कौम होगी, एक जागी हुई कौम होगी, एक अपने राइट्स मांगेगी, अपने हक मांगेगी कि हम कौन पाकिस्तान की क़यादत करता है, ये फैसला सिर्फ पाकिस्तान की अवाम करती है। उधर पुतिन के गुस्से से घबराए पोलैंड ने एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल करके अपनी सेना की ताकत दिखाई। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही नेटो का सदस्य देश पोलैंड पुतिन की नाराजगी झेल रहा है और इसी वजह से उसकी सेना ने जोरदार अभ्यास किया। पोलैंड के एक इलाके में पहुंची उसकी सेना ने अपने घातक हथियारों की ताकत को परखा। लॉन्चर से इतने रॉकेट बरसाए कि पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा। पोलैंड की इस मिलिट्री ड्रिल में नेटो के सैनिकों ने भी हिस्सा लिया। बताया गया कि पोलैंड ने अपने पश्चिमी इलाकों में तैनात सेना को पूर्व में बेलारूस से लगी सीमा की तरफ रवाना कर दिया है, क्योंकि रूस ने बेलारूस में बड़ी संख्या में अपने सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है। ऐसे में पोलैंड को भी यह डर सता रहा है कि कहीं उसका हाल भी यूक्रेन की तरह ना हो, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही वो खुलकर रूस के खिलाफ बोलता रहा है। इतना ही नहीं, पोलैंड के रास्ते से ही पश्चिमी देशों से भेजे गए हथियार यूक्रेन तक पहुंचते रहे हैं, जिसने रूस को भड़काने का ही काम किया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, पराग अग्रवाल ने ट्विटर छोड़ा है। ट्विटर के सीईओ ने कंपनी छोड़ दी है। सीएफओ ने भी ट्विटर छोड़ा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, पराग अग्रवाल ने ट्विटर छोड़ा है। पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ थे और उन्होंने इस कंपनी को छोड़ा है। क्या कारण बताए गए हैं इसके पीछे, ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन ट्विटर के सीईओ ने कंपनी छोड़ी है। इसके अलावा यह भी जानकारी मिली है कि सीएफओ ने भी ट्विटर छोड़ा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर से जुड़ी हुई, जिसमें ट्विटर के सीईओ ने कंपनी छोड़ी है। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने ट्विटर छोड़ा है। चंडीगढ़ से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक शराब फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मचा। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए बुलाई गई दमकल की टीम के पसीने छूट गए और पानी के पाइप के सहारे आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। वहां दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। कुछ ही मिनटों में आग से निकला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने इस आग पर काबू पाने की कोशिश की, जिसके लिए दमकल कर्मी लगातार उस पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए। वहीं आग पर काबू पाने के लिए जमीन खोदने वाली मशीन की भी मदद दी गई, लेकिन इस बीच आग इतनी खतरनाक रूप ले चुकी थी कि लगातार बढ़ती गई। उसको देखकर ऐसा लगा मानो सब कुछ राख करके ही छोड़ेगी, और हुआ भी ऐसा ही। आग ने पूरी फैक्ट्री को जलाकर राख कर दिया। दरअसल जिस फैक्ट्री में आग लगी उसमें शराब बनाई जाती थी। यही वजह रही कि आग तेजी से भड़की और उसे बुझाने में वक्त भी लगा। बताया गया कि इस हादसे में फैक्ट्री के मालिक को करोड़ों का नुकसान हुआ है। परमाणु युद्ध की तैयारियों के बीच रूस ने सीरिया में भी एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल करके अपनी सेना की ताकत दिखाई। एक रोज पहले ही रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल शुरू की थी, जिसका सीधा प्रसारण पुतिन ने खुद देखा था। और अब उनकी सेना ने अपने खतरनाक हथियारों की भी ताकत दिखाई। दुनिया को अपना दम दिखाने के लिए रूस ने सीरिया की जमीन को चुना। सीरिया की सेना के साथ मिलकर पुतिन की फौज ने एक पहाड़ी इलाके में जंग का अभ्यास किया। वहां रूस के लॉन्चरों ने ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए। यूक्रेन जंग के बीच इस मिलिट्री ड्रिल के लिए रूस और सीरिया के सैनिक अभ्यास की जगह पहुंचे और फिर वहां असली जंग की तरह गोलाबारी शुरू हो गई और देखते ही देखते पूरा इलाका धमाकों की आवाज से थर्रा उठा। दावा है कि दोनों देशों के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों और जंगी हेलीकॉप्टरों को भी इस अभ्यास में शामिल किया गया, जिनकी मदद से दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाए गए। माना जा रहा है कि रूस की ये ड्रिल यूक्रेन पर किसी बड़े हमले की आहट है।
क्योंकि जिस तरह से पुतिन इन दिनों आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं, उससे यह आशंका बढ़ती जा रही है कि वो यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। एक दिन पहले ही उनके आदेश पर रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल भी शुरू की थी, जिसमें उसने परमाणु मिसाइलों से हमले का अभ्यास किया था। रूस ने इस ड्रिल में जमीन, हवा और पानी में निशाने को तबाह कर देने वाली खतरनाक मिसाइलें दागी थी। इनमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल रही, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक वार कर सकती है। और पुतिन ने खुद अपने देश के इस परमाणु अभ्यास को देखा, साथ ही दुनिया को यह दिखाया कि अमेरिका की धमकियों से वो डरने वाले नहीं हैं। और ये ड्रिल करके उन्होंने नेटो को भी उसी की भाषा में जवाब दिया, जिसके 14 देश पहले से ही न्यूक्लियर ड्रिल कर रहे हैं। पुतिन के इस रुख से माना जा रहा है कि उन्होंने 8 महीने से छिड़ी जंग में अब आखिरी फैसला कर लिया है। और डर है कि पुतिन का वही फैसला यूक्रेन के विनाश की वजह बन सकता है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया कई बार ऐसी आशंका जता चुका है कि यूक्रेन युद्ध का अंत परमाणु हमले से हो सकता है। इसके साथ ही पुतिन के करीबी कादिरव ने भी ज़ेलेंस्की के खिलाफ हुंकार भर दी है। यानी यूक्रेन के लिए आने वाले दिन किसी बुरे सपने से कम होने वाले नहीं हैं। माना जा रहा है कि उसके ऊपर कभी भी डबल अटैक हो सकता है, जिससे बच पाना ज़ेलेंस्की की फौज के लिए मुमकिन नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन पर पहला खतरा परमाणु हमले का है। माना जा रहा है कि पुतिन जंग खत्म करने के लिए कभी भी अपना आखिरी दांव चल सकते हैं, जबकि दूसरा खतरा यूक्रेन पर रमजान कादिरव की शक्ल में मंडरा रहा है। वो भी यूक्रेन के शहरों को जला डालने की चेतावनी दे चुके हैं। ऐसे में अगर यूक्रेन पर यह डबल अटैक हो गया तो माना जा रहा है कि 9वें महीने में पहुंच चुकी जंग जल्द ही खत्म हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद से जुड़ी 2 दिन की महत्वपूर्ण बैठक आज से शुरू होगी। पहले दिन मुंबई में बैठक की जाएगी, जबकि दूसरे दिन दिल्ली में चर्चा की जाएगी। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ही इंग्लैंड की नई सरकार के विदेश मंत्री और सुरक्षा परिषद के मेंबर देशों के नेता भी शामिल होंगे। इधर दिल्ली में गाजीपुर लैंडफिल साइट पर अरविंद केजरीवाल के दौरे पर हंगामा हो गया। उनके आने से पहले ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसी दौरान कुछ कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। वहां मौजूद महिलाओं के बीच भी धक्का मुक्की होने लगी। थोड़ी ही देर में हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। अरविंद केजरीवाल का गाजीपुर लैंडफिल साइट का यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब राजधानी में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। बड़ी खबर हम आपको बता दें, यूपी के गाजियाबाद में एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में हत्या का आरोपी घायल हुआ है, अस्पताल में चल रहा है आरोपी का इलाज। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें गाजियाबाद से, जहां पर एक आरोपी घायल हुआ है। एनकाउंटर होता है पुलिस के साथ आरोपी का, और ये बदमाश हत्या के मामले में वांछित था, घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर यूपी के गाजियाबाद से, जहां पर एनकाउंटर होता है और एनकाउंटर में हत्या का आरोपी घायल हुआ है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी को साथ लेकर गई थी पुलिस की टीम। कार बरामद करने गई थी पुलिस, और इसी बीच ये एनकाउंटर होता है, जिसमें ये गाजियाबाद में एनकाउंटर जो होता है पुलिस के लिए कामयाबी है, क्योंकि हत्या का आरोपी था जिसको साथ लेकर के पुलिस गई थी। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से उसने वहां से भागने की कोशिश की, और फिर एनकाउंटर में वो पकड़ा जाता है। उसका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। इधर फिल्म प्रोड्यूसर कमल किशोर मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आरोप है कि कमल किशोर मिश्रा ने अपनी पत्नी पर गाड़ी चढ़ा दी। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें पत्नी को गाड़ी से टक्कर मारते हुए देखा गया, जिसके बाद आरोपी कमल किशोर मिश्रा पर अंबोली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पत्नी ने कमल किशोर मिश्रा पर आरोप लगाया कि 19 अक्टूबर को कथित तौर पर उन्हें गाड़ी से टक्कर मार दी थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। शिकायत के मुताबिक घटना वाले दिन पीड़ित अपने पति की तलाश में निकली और उसे पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी में एक दूसरी महिला के साथ पाया। जब वो उससे बात करने गई तो आरोपी ने अपनी गाड़ी से अपनी पत्नी को टक्कर मार दी और भाग गया। इस हादसे में फिल्म प्रोड्यूसर कमल किशोर मिश्रा की पत्नी को गंभीर चोटें लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वो रुके नहीं, न मेरी बात सुने, न बाहर आए, और पहले तो उन्होंने गाड़ी मेरे उल्टे पैर पे चढ़ाया, फिर मैं सीधा स्ट्रेट गिरी, मेरे सर में टांके लगे यहाँ पे, और उन्होंने फिर से गाड़ी को ऐसे घुमाया टायर को और निकालने के लिए, और मेरे यहाँ से गाड़ी वापस से दोनों पैर पे चढ़ा दिया। इतने में मेरी चीख सुन करके जो वहाँ पे लोग अवेलेबल थे वो आए दौड़ के। कमल किशोर मिश्रा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने निर्माता हैं, जिन्होंने अब तक देहाती डिस्को और फ्लैट नंबर 420 जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया है। वो यूपी के रहने वाले हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने बॉडीगार्ड को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर सौंपा। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने दोनों ही चीजें अपने बॉडीगार्ड को सौंपी। राष्ट्रपति की ओर से किए गए ट्वीट में लिखा गया कि राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर देकर खुशी हुई। बॉडीगार्ड को उनके सभी कामों में अनुशासन और सेना की शानदार परंपराओं को निभाने के लिए शुभकामनाएं। राष्ट्र उन पर गर्व करता है। बॉडीगार्ड के कमांडेंट, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को शानदार परेड, घोड़ों के प्रदर्शन और प्रभावशाली कपड़ों के लिए शुभकामनाएं। इस बीच यूक्रेन में छिड़ी जंग ने उसके पड़ोस में मौजूद मोल्दोवा में उथल पुथल मचा दी है। सोवियत संघ का ही हिस्सा रहे मोल्दोवा के पूर्व राष्ट्रपति ने आशंका जताई है कि नेटो की सेना कभी भी उनके देश में धमक सकती है, जबकि मोल्दोवा नेटो का सदस्य ही नहीं है। लेकिन अगर यूक्रेन में जंग इसी तरह जारी रही तो मोल्दोवा के पूर्व राष्ट्रपति इगोर दोदोन का कहना है कि फिर नेटो कभी भी मोल्दोवा में अपनी सेना उतार देगा। मोल्दोवा भले ही नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन उसके नेटो से अच्छे रिश्ते हैं। मोल्दोवा की मौजूदा राष्ट्रपति माया सांदू का पश्चिम की तरफ झुकाव भी है, जबकि इगोर दोदोन रूस के समर्थक हैं। इसलिए उन्होंने रूस की एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि मोल्दोवा में जल्द से जल्द चुनाव कराने होंगे, नहीं तो वहां नेटो पहुंच जाएगा। उनके दावों में दम भी है, क्योंकि यूक्रेन के पूर्व में रूस है और उत्तर में बेलारूस, यानी इन दो दिशाओं से नेटो का यूक्रेन में पहुंचना मुमकिन नहीं। जबकि यूक्रेन का पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा नेटो देशों से घिरा हुआ है, वहीं मोल्दोवा यूक्रेन के दक्षिण में बसा है। अगर मोल्दोवा तक नेटो की पहुंच हो जाए तो उसके लिए यूक्रेन में घुसना और भी आसान हो जाएगा। और अगर कल को नेटो को यूक्रेन की जंग में कूदना ही पड़ा तो मोल्दोवा उसके लिए बहुत बड़ा हथियार साबित होगा। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शौर्य दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के बडगाम पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। और पीओके में हो रहे जुल्म का जिक्र करते हुए पाकिस्तान पर जमकर बरसे। इन अमानवीय घटनाओं के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से जिम्मेदार है। शौर्य दिवस पर यह कार्यक्रम सेना ने आयोजित किया। करने वाली तकनीक विकसित की है, जिसे हाई पावर माइक्रोवेव वेपन कहा जाता है। माना जा रहा है कि इस हथियार से चीन एलएसी पर पूरी तरह लाचार हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकवादियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी को मार गिराया गया। हालांकि आतंकवादियों से मुठभेड़ के समय एक जवान भी घायल हो गया। वहीं बारामूला में एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जम्मू में रेलवे स्टेशन की पार्किंग से मिले 2 बॉक्स से 18 डेटोनेटर बरामद किए गए हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। तो सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कुलगाम में एक आतंकी मारा गया है। वो किस संगठन से जुड़ा हुआ था ये साफ नहीं है, लेकिन बड़ी साजिश को यहाँ पर नाकाम किया गया है। अलग अलग इलाकों में कुलगाम, बारामूला, जम्मू की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें कुलगाम की, यहाँ पर एक आतंकी मारा गया है, जबकि बारामूला में एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। जम्मू की अगर हम बात करें तो यहाँ से डेटोनेटर बरामद किए गए हैं, जिससे बड़ी साजिश नाकाम की गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने एक आर्टिकल में जम्मू कश्मीर के भारत में विलय पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 5 गलतियां गिनवाई। उन्होंने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की 75वीं वर्षगांठ पर एक आर्टिकल लिखा और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 5 गलतियां गिनवाई। उन्होंने ऐतिहासिक दस्तावेजों में लिखी बातों के आधार पर पूर्व पीएम नेहरू की कश्मीर पॉलिसी पर सवाल उठाए और पीओके की समस्या के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। यही नहीं, रिजिजू ने दावा किया कि जो गलतियां 75 साल पहले हुई उन्हें अब सुधारा जा रहा है। जो 75 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो गलतियां की, उसको मोदी जी ने ठीक किया है। किरेन रिजिजू ने नेहरू पर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर कश्मीर के भारत में विलय को लटकाए रखा, जबकि कश्मीर के तब के राजा हरि सिंह इसके लिए तैयार थे। और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से बार बार कहा था कि कश्मीर का भारत में विलय कर लें, लेकिन नेहरू इसे टालते रहे। रिजिजू ने अपने लेख में जिन 5 गलतियों के बारे में लिखा, उनमें सबसे पहले इसी गलती का जिक्र किया गया। और रिजिजू ने नेहरू पर आरोप लगाया कि उन्होंने कश्मीर के विलय को लटकाए रखा, जबकि राजा हरि सिंह तैयार थे, लेकिन नेहरू ने अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला को सत्ता देने के लिए देरी की, जिससे वहां अशांति हुई। क्योंकि अगर 1947 में ही कश्मीर का भारत में विलय हो जाता तो पीओके की समस्या ही नहीं होती। इसके अलावा रिजिजू ने लिखा कि कश्मीर का भारत में वैसे ही विलय होना चाहिए था जैसे बाकी रियासतों का हुआ था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उसके विलय को अंतरिम करार दिया। यही नहीं, 1948 में वो ये मुद्दा यूएन में ले गए, जिसे रिजिजू ने उनकी तीसरी गलती बताया, क्योंकि यूएन के दखल के बाद कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग खुलेआम उठने लगी, जबकि बाकी रियासतों के भारत में विलय पर ऐसी कोई आवाज नहीं उठी।
लेख में इसे नेहरू की चौथी गलती बताया गया। इसके अलावा रिजिजू ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लगाने को नेहरू की 5वीं गलती माना, जिसे बीजेपी ने वहां से हटाया। इधर झारखंड के दुमका से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार गैस टैंकर सड़क किनारे खड़ी बसों से टकरा गई, जिससे उसमें भयानक आग लग गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब गैस टैंकर में जबरदस्त धमाके होने लगे। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें हादसे के बाद टैंकर से आग का बवंडर उठता दिखाई दिया। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई ताकतवर बम फटा हो। आग की लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती दिखाई दी। काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। इस बीच गैस टैंकर में रह रहकर धमाके भी होते रहे और हर धमाके के साथ आग और भड़कती दिखाई दी। टैंकर में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसकी चपेट में आने से वहां खड़ी 3 बसें जलकर राख हो गई। एक्सीडेंट कर गया और जिससे कि ब्लास्ट हो गया, आग लग गई, जिसमें कि 3 बस और एक घर वो जल गया। इस घटना के बाद फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच गई। बिना वक्त गवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पाइप से पानी की बौछार की गई और फिर कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। बताया गया कि जो बसें आग में जली वो खाली थी, नहीं तो वहाँ बड़ा हादसा हो सकता था। उधर चीन में एक आदमी को क्रेन से खींचकर घर से बाहर निकाला गया। बताया गया कि वो कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन क्वारंटीन सेंटर जाने के बजाय वो घर में छिपकर बैठ गया। जानकारी मिलने के बाद मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच गई, जिसके बाद उसे क्रेन की मदद से घर से बाहर निकाला गया और फिर उसे क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया। इस बीच दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में स्कूटर सवार 3 बदमाशों ने ई रिक्शा पर बैठी एक महिला का बैग छीन लिया। छीना झपटी के दौरान वो सड़क पर गिर गई और उस महिला की मौत हो गई। ये वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसके बाद पुलिस झपटमारों की तलाश में जुट गई। पुलिस आई थी, पुलिस ने ही FIR कराई। बताया गया कि महिला भाई दूज पर अपने मायके जा रही थी। भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF ने पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर से नाकाम कर दी है। पंजाब के फिरोजपुर में BSF ने हथियारों की खेप बरामद की है। BSF के जवानों ने जांच के समय 3 AK-47 राइफल, 200 कारतूस और 3 पिस्तौल बरामद की है। तो पंजाब में पाकिस्तान की साजिश को नाकाम किया गया है। BSF ने हथियारों की खेप बरामद की है और जो हथियारों की खेप BSF ने बरामद की है उसमें 3 AK-47 राइफल, 200 कारतूस और 3 पिस्तौल शामिल हैं। उधर तुर्की ने अपने नए और खतरनाक आत्मघाती ड्रोन की झलक पहली बार दुनिया को दिखाई, जिसे ईरान के घातक ड्रोन शाहिद 136 का जवाब माना जा रहा है, जो हाल के दिनों में यूक्रेन के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हुआ है, क्योंकि इसकी मदद से किए गए हमलों से रूस की सेना ने उसके कई शहरों में ऐसी तबाही मचाई कि ज़ेलेंस्की की फौज के साथ ही वहां के लोग भी दहशत में आ गए। मतलब ये कि यूक्रेन युद्ध में ईरान के घातक ड्रोन ने अपना ऐसा लोहा मनवाया कि तुर्की को ड्रोन के बाजार में अपनी बादशाहत खतरे में पड़ती दिखने लगी। इसीलिए उसने बगैर देर किए अपने नए आत्मघाती ड्रोन देली की ताकत का प्रदर्शन कर दिया, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया और दावा किया गया कि ये आत्मघाती ड्रोन तेज तर्रार भी है, ताकतवर भी है और बेहद खतरनाक भी है। यानी इसने एक बार उड़ान भर ली तो फिर टारगेट की तबाही तय है। चाहे दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, किसी भी तरह का इलाका हो, हर जगह तुर्की का ये ड्रोन अपनी मांद में छिपे दुश्मन का शिकार करने की ताकत रखता है। और तुर्की का दावा है कि कई दौर के परीक्षण के दौरान ये कामिकाज़े ड्रोन अपनी काबिलियत को साबित भी कर चुका है, जिसका वजन महज 3 किलो है। ऐसे में इसे आसानी से जंग के मैदान तक पहुंचाया जा सकता है। ये ड्रोन अपने साथ 13 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भरने की ताकत रखता है, लेकिन ये बम नहीं बरसाता है, बल्कि खुद एक बम की तरह है जो दुश्मन के ठिकाने पर गिरकर उसे तबाह कर देता है। इस ड्रोन को एंटी जैमिंग डिवाइस से लैस किया गया है, मतलब दुश्मन की एंटी ड्रोन गन इसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। साथ ही ये ड्रोन करीब 75 मिनट तक उड़ान भर लेता है और 85 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। और तुर्की का ये नया ड्रोन करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए दुश्मन के इलाके में दाखिल होता है, जबकि करीब 500 फीट से लेकर 1500 फीट की ऊंचाई से टारगेट पर सटीक हमला कर सकता है। और तुर्की ने ऐसे समय में इसकी झलक दुनिया को दिखाई जब रूस और यूक्रेन की जंग 9वें महीने में एंट्री ले चुकी है। और इस दौरान तुर्की के बारकताश TB2 ड्रोन ने यूक्रेन की सेना का बहुत साथ दिया। जंग के शुरुआती दिनों से ही तुर्की का ये ड्रोन रूसी सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के लिए काल साबित हुआ। इसकी मदद से किए गए ताबड़तोड़ हमलों की वजह से कई मोर्चों पर पुतिन की फौज पीछे हटने को मजबूर भी हुई। और अब तुर्की एक नया ड्रोन लेकर आया है जो ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की तरह कामिकाजे मतलब आत्मघाती है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर यूक्रेन की सेना को तुर्की से यह नया हथियार मिल गया
तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और वो रूस के ड्रोन हमलों का करारा जवाब दे पाएगी, जिससे लड़ाकू ड्रोन के बाजार में तुर्की भी अपनी धमक कायम रख पाएगा। इधर बिहार के समस्तीपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बदमाश की लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। आरोप है कि वो बदमाश अपने 2 साथियों के साथ एक आदमी से पैसे लूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही लोगों ने उन्हें दबोच लिया और फिर एक बदमाश की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें पानी से भरे खेत में कई लोग एक बदमाश को बेरहमी से मारते दिखे। कोई उस पर ताबड़तोड़ लाठी बरसाता रहा तो कोई बेल्ट से उसे बुरी तरह मारता दिखा, जबकि एक आदमी उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करता नजर आया। हालांकि इस बीच वहां मौजूद कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन इसके बाद भी भीड़ में शामिल लोग उसे मारते रहे। काफी देर तक उसके साथ मारपीट की गई, जिससे वो बेसुध हो गया, जिसके बाद उसे खींचकर खेत से बाहर निकाला गया। घायल हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। तीनों पकड़ाया था, उसमें एक भीड़ द्वारा काफी मारपीट हो गया था, जिसमें इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इधर तेलंगाना में होने वाले उपचुनाव से पहले एक फार्म हाउस से भारी मात्रा में कैश मिलने के बाद सियासी हंगामा शुरू हो गया। सत्ताधारी पार्टी टीआरएस का आरोप है कि बीजेपी से जुड़े कुछ लोगों ने उसके 4 विधायकों को पैसों का लालच देने की कोशिश की, जिसके विरोध में आगजनी शुरू हो गई। टीआरएस के कई नेता रंगारेड्डी जिले में सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पुतला फूंकने के बाद वहां धरना दिया। टीआरएस का आरोप है कि बीजेपी मुनुगोडे उपचुनाव से पहले उसके कुछ विधायकों से संपर्क करने में जुटी है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इससे पहले तेलंगाना पुलिस ने रंगारेड्डी जिले के एक फार्म हाउस में छापेमारी की, जहां से इस मामले में 3 लोगों को कैश के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। मुनुगोडे विधानसभा सीट के लिए 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। उधर तख्तापलट और परमाणु हमले की आशंका के बीच रूस की सेना ने मॉस्को में बड़ी ड्रिल की। पश्चिमी मीडिया यह दावा कर चुका है कि पुतिन के करीबी ही उन्हें गद्दी से उतारने का प्लान तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि यूक्रेन में मिल रही हार से पुतिन बुरी तरह बौखला गए हैं और इसी बौखलाहट में वो कभी भी यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर परमाणु बम गिरा सकते हैं। और अगर पुतिन ने ऐसा कर दिया तो जवाब देने के लिए पश्चिमी देश भी रूस के खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल करेंगे, जिसका निशाना रूस की राजधानी भी बन सकती है। इसी आशंका से रूस में दहशत है और उसने परमाणु हमले से निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी, जिसकी एक तस्वीर मॉस्को से भी सामने आई, जिसमें सेना की बख्तरबंद गाड़ियां वहां के संसद भवन और दूसरे सरकारी दफ्तरों की घेरेबंदी करती दिखाई दी, जिसका मकसद मॉस्को को परमाणु हमले से बचाना तो है ही, साथ ही इसे तख्तापलट की साजिश में शामिल लोगों पर भी शिकंजा कसने की कवायद माना जा रहा है। क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन के अपने ही उन्हें कुर्सी से बेदखल करने की तैयारी करना है। उनका मानना है कि पुतिन को रोकने के लिए तख्तापलट ही आखिरी रास्ता है, जो कई बार पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं और उनके आदेश पर रूस की सेना परमाणु हमले के अभ्यास के लिए बड़ी न्यूक्लियर ड्रिल भी शुरू कर चुकी है। और अब तो पुतिन लगातार यूक्रेन पर परमाणु हमला करने का बहाना ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने यूक्रेन पर डर्टी बम तैयार करने का भी आरोप लगाया। और हाल के दिनों में रूस की सरकार अमेरिका समेत नेटो के दूसरे बड़े सदस्य देशों के सामने भी डर्टी बम का मुद्दा उठा चुकी है, जिसे यूक्रेन पर परमाणु बम फोड़ने का पुतिन का पैंतरा माना जा रहा है। इसीलिए अमेरिका ने रूस के आरोपों को जंग को और भड़काने की साजिश बताया और परमाणु हमला करने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी। इधर चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को नोटिस भेज दिया। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के दौरान आरोप लगाया था कि आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और उसने बीजेपी के कहने पर हर विधानसभा क्षेत्र से 20,000 मुस्लिम और यादव समुदाय के वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए। इस आरोप पर चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से 10 नवंबर तक दस्तावेज के साथ जवाब मांगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने बॉडीगार्ड को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर सौंपा। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने दोनों ही चीजें अपने बॉडीगार्ड को सौंपी। राष्ट्रपति की ओर से किए गए ट्वीट में लिखा गया कि राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर देकर खुशी हुई। बॉडीगार्ड को उनके सभी कामों में अनुशासन और सेना की शानदार परंपराओं को निभाने के लिए शुभकामनाएं। राष्ट्र उन पर गर्व करता है। बॉडीगार्ड के कमांडेंट, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को शानदार परेड, घोड़ों की प्रदर्शन और प्रभावशाली कपड़ों के लिए शुभकामनाएं। इस बीच जम्मू में पुलिस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने जम्मू रेलवे स्टेशन की पार्किंग से 18 डेटोनेटर बरामद किए।
जिन्हें टैक्सी स्टैंड की पार्किंग के पास बने एक नाले में छिपाया गया था। ये वो नाला है जिसके भीतर डेटोनेटर के बॉक्स जो है वो बरामद किए गए हैं। बताया गया कि पुलिस ने नाले से दोपहर 1:30 बजे 2 बॉक्स बरामद किए। एक्सप्लोसिव टाइप का मटेरियल पैक था। डेटोनेटर मिलने के बाद इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इधर बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए बड़ा ऐलान किया। अब महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों को भी पुरुष टीम के खिलाड़ियों के बराबर पैसे मिलेंगे, जिसकी जानकारी बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ट्वीट कर दी। इस फैसले के बाद अब महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों को एक टेस्ट के लिए पुरुष खिलाड़ियों के बराबर 15 लाख रुपए मैच फीस मिलेगी। सोसाइटी के लिए, वुमेन्स क्रिकेट के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। साथ ही वनडे मैचों के लिए महिला क्रिकेटरों को 6 लाख और T20 के लिए 3 लाख रुपए मिलेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसके लिए एनआईए और दूसरी एजेंसियों को मजबूत किया गया है। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार 2024 तक देश के हर राज्य में एनआईए की शाखा बनाकर एक मजबूत आतंकरोधी नेटवर्क बनाने की दिशा में काम कर रही है। अमित शाह ने हरियाणा में चिंतन शिविर में ये बात कही। अमित शाह ने कहा कि पीएम की प्रेरणा से आयोजित चिंतन शिविर देश के सामने मौजूद सभी चुनौतियों का मिलकर सामना करने का मंच प्रदान करेगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि आज अपराधों का स्वरूप बदल रहा है और ये सीमा रहित हो रहे हैं, इसीलिए सभी राज्यों को मिलकर एक साझा रणनीति बनाकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। चाहे देश की सीमाओं के बाहर से चलते हुए अपराध हो, चाहे राज्यों की सीमा के बाहर से चलते हुए अपराध हो, या क्षेत्रीय अपराध का क्षेत्र बनाने करते हुए अपराध हो, ये सारे अपराधों को हमारी सबकी साझा जिम्मेदारी है, संयुक्त जिम्मेदारी है कि हम अच्छे से निपटें और देश और समाज को भयमुक्त बनाएं, समाज निर्भीक होकर देश के विकास के अंदर द्रुत गति से लग जाए, ऐसा माहौल हम खड़ा करें। उधर युद्ध में बढ़ते परमाणु खतरे के बीच यूक्रेन ने अपनी स्पेशल फोर्स के जवानों की ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया। बताया गया कि ये जवान ट्रेनिंग के बाद सीधे जंग के मैदान में भेजे जाएंगे, जहां ये रूसी सेना पर मिसाइलों और दूसरे हथियारों से कहर बरपाएंगे। जंग के मैदान में उतरने से पहले इनकी ट्रेनिंग का जो वीडियो सामने आया, उसमें वो हथियारों के साथ दुश्मन से निपटने का अभ्यास करते नजर आए। जेलेंस्की की स्पेशल फोर्स के जवानों ने कई तरह की आधुनिक राइफलों के साथ पसीना बहाया। दिन में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जवानों ने रात में भी दुश्मन पर कैसे कहर बरपाया जाए, इसकी भी ट्रेनिंग ली। बताया जा रहा है कि इन जवानों को रूस के कब्जे वाले इलाकों के पास तैनात किया जाएगा ताकि पुतिन की फौज को पीछे खदेड़ा जा सके। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई पुणे हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। सड़क पर खड़े ट्रक में अचानक से आग लग गई, जिससे ट्रक पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। मुंबई पुणे हाईवे पर यह बड़ा हादसा, सड़क पर खड़े ट्रक में आग लगी और ट्रक इसमें जलकर राख हो गया। आग कैसे लगी ट्रक में ये साफ नहीं है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए चौंकाने वाली हैं। काफी भीषण ये आग थी, आसपास गाड़ियां भी रुक जाती है, ट्रक पूरी तरीके से जल जाता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं। ये ट्रक जो कि सड़क पर था, ये आग का गोला बन जाता है पल में ही। बड़ा हादसा होता है। हालांकि आसपास की गाड़ियां इसकी चपेट में नहीं आई, ये राहत की बात है, लेकिन ट्रक में आग कैसे लगी, क्या ट्रक सवार मौके से वहां से भाग निकला, ये अभी जानकारी सामने आएगी। लेकिन ट्रक पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है और काफी भीषण ये आग है। लपटें देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण ये आग। उसके बाद आग को बुझाया जाता है, ट्रक आग का गोला बन जाता है। ये हादसा होता है हाईवे पर, जहां पर अचानक से ट्रक में आग लगती है। मुंबई पुणे हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ। सड़क पर खड़े ट्रक में अचानक से आग लग जाती है, जिससे ट्रक पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से आग का गोला बना ये ट्रक, और आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं है। क्या कारण रहे कि एकदम से ये ट्रक में आग लग जाती है और इसके बाद ये पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लेता है। लेकिन अगर इसके पीछे भी कोई गाड़ी होती, क्योंकि गैप था, अगर अब ये ट्रक चल रहा होता, क्योंकि ट्रक यहाँ पर खड़ा हुआ था मुंबई पुणे हाईवे पर, ऐसे में ये इसकी चपेट में बाकी कार सवार वाहन नहीं आए। इधर गुजरात के अहमदाबाद में दिवाली पर सड़क पर हुड़दंग करने वालों को पुलिस ने सबक सिखा दिया। सड़क पर कुछ लोगों ने स्टंट करते हुए जमकर आतिशबाजी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।
जिसमें कोई सड़क पर पटाखे फोड़ता दिखा तो कोई अपनी कार के ऊपर से पटाखे जलाता नजर आया। एक एक कर लोगों ने सड़क पर पटाखे जलाकर आतिशबाजी की, लेकिन जैसे ही इसका वीडियो वायरल हुआ पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया और फिर इनसे बीच सड़क पर ही उठक बैठक करवाई। हालांकि काफी देर तक कान पकड़कर उठक बैठक करवाने के बाद पुलिस ने इन लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी की गई। आरोप है कि दिवाली के दिन इन लोगों ने सड़क पर पटाखों के साथ अलग अलग तरह के स्टंट किए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये प्रोजेक्ट बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देश के बॉर्डर राज्यों में 75 परियोजनाएं तैयार की गई हैं। रक्षा मंत्री आज लद्दाख से 44 पुल, 28 सड़क, 2 हेलीपैड और एक जीरो कार्बन हैबिटेट को देश को समर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देश को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। रक्षा मंत्री 75 प्रोजेक्ट को देश को समर्पित करेंगे। राजनाथ सिंह आज लद्दाख से 44 पुल और 28 सड़कों को देश को समर्पित करेंगे। ये सभी बॉर्डर सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। रक्षा मंत्री आज हनले और ठाकुंग हेलीपैड को भी देश को समर्पित करने वाले हैं। ये दोनों ही हेलीपैड सामरिक रूप से काफी अहम है। दोनों हेलीपैड के शुरू हो जाने से सैनिकों को ले जाने और लाने में काफी ज्यादा आसानी होगी। रक्षा मंत्री एक जीरो कार्बन हैबिटेट का भी लोकार्पण करने वाले हैं। ये पूरी तरीके से पवन और सौर ऊर्जा से चलेगी।